नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कार्ल आर रोगर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ थ्योरी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ये बहुत ही सिंपल और अच्छी थ्योरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं स्टार्ट। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ही वॉज हैविंग ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स साइकोलॉजी। He was born on January 8, 1902, died February 4, 1987. अब इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज ही एग्रीड विद अब्राहम मैस्लो अप्रोच। यानी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी वो सबसे पहले दी थी अब्राहम मैस्लो ने। तो इनसे इन्फ्लुएंस हो गया, इससे इंस्पायर हो गई कार्ल आर रोगर्स ने अपनी थ्योरी दी थी, राइट। तो ये इसका मेन फोकस है। जब भी आप ये चीज़ लिखें, कार्ल आर रोगर्स की थ्योरी के बारे में लिखते हैं तो ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब जानते हैं थोड़े से सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? तो ऑर्गेनाइज कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीव्स अबाउट सेल्फ। यानी खुद के बारे में कुछ परसेप्शन या कुछ बिलीव्स बना लेना या उसको ऑर्गेनाइज वे में सेट करना, ये एक सेल्फ कंसेप्ट होता है। ह्यूमंस हैव वन बेसिक मोटिव दैट इज टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज, राइट। अब इसका जो मेन चीज़ें तो यही है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इन रोगर्स थ्योरी ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट through reflection, reinterpretation of experience, allowing the individual to recover, develop, change and grow। ये सारे बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ लेना। ये सारी क्या, यानी कि यही है मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है, पूरी उम्र आपका चलता रहेगा। और आप उसको क्या करोगे, उसको एनहेंस करते हैं आप इंडिविजुअली कंसेप्ट। आपका सबका एक अलग इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट होता है खुद के बारे में, जो चेंज भी होता रहता है थ्रू रिफ्लेक्शन, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है, आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हो सकता है आप एक्सपीरियंस करने के बाद जो आपका रिएक्शन हो वो बहुत गलत रहा हो, पर कुछ टाइम बाद आप उसको एक पॉजिटिव वे में लें। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो है self-actualization occurs when a person's ideal self, who they would like to be, is congruent with their actual behavior, यानी कि सेल्फ इमेज। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकर कब होता है? जब आपका आइडियल सेल्फ और जो आपका सेल्फ इमेज है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि इक्वल हो, तब आपका इमर्ज होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आपका आइडियल सेल्फ है, यानी कि जैसा आपको बनना है, वो कोई भी हो सकता है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर फीलिंग भी हो सकती है, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ज़रूर आना है, राइट, इस तरीके से। तो ये है आपका आइडियल सेल्फ। और सेल्फ इमेज जो आपका एक्चुअल में बिहेवियर है, जिस तरीके से आप अपने आप को परसीव करते हैं, अपने बारे में कुछ विचार रखते हैं, तो वो होता है सेल्फ इमेज। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप हो जाता है। Now he said the two primary sources that influence our self-concept, they are first is childhood experience and second is evaluation by others। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या होता है कि बचपन में आप अपने जो आप एक्सपीरियंस किया होता है उससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका एक्चुअल स्टैंड क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सेकेंड इज़ एवेल्यूएशन बाय अदर्स, कि दूसरे लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरीके से जज करते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक्स में हो, आपके आईक्यू को लेकर हो, या आपके सोशल बिहेवियर को लेकर हो। तो वो सारी ये दोनों चीज़ें मिलके भी आपका सेल्फ कंसेप्ट डिफाइन करती हैं। अब इसके कंपोनेंट्स हैं। सेल्फ कंसेप्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है सेल्फ वर्थ, एक है सेल्फ इमेज और एक है आइडियल सेल्फ। सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर बताया है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे सेल्फ वर्थ के बारे में कि सेल्फ वर्थ क्या है। सेल्फ वर्थ यानी कि इट इज़ अ सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन, यानी कि आत्मसम्मान, किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान। ये जब डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से है, आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ये इसमें आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके नेबर्स भी आ जाते हैं और आपके पीर ग्रुप भी आ जाते हैं, कि वो आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है उनकी तरफ, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है। जैसे कि इफ़ वी क्रिटिसाइज समबडी देन हिज और हर लो सेल्फ एस्टीम बिल्डअप। अगर हम किसी इंसान को लगातार कॉन्टीन्यूस बेसिस पे क्रिटिसाइज ही करेंगे, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे, हम उसको हर चीज़ में उसकी कमियां निकालेंगे, तो जिसका सेल्फ एस्टीम होगा वो अपने आप ही लो होता जाएगा।
लेकिन अगर हम किसी इंसान को हर चीज़ पे उसको बूस्टअप करते हैं, अगर वो कोई गलती भी करे तो उसको एक अच्छी डायरेक्शन में समझा के उसको बूस्टअप करते हैं, नहीं इट्स ओके, तो जो उसका सेल्फ एस्टीम है वो बूस्टअप हो जाता है, वो बढ़ जाता है, हाई सेल्फ एस्टीम उसका जनरेट हो जाता है। तो ये है इसके 3 कंपोनेंट्स, आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज मैंने आपको बताया था। उसके बावजूद फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। ये पेजेस थोड़े उलट पुलट हो चुके हैं, लास्ट में आया हुआ है ये सेल्फ इमेज है। बट वी थिंक ऑफ आवर सेल्फ, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेल्युएशन मेड बाय अदर्स अबाउट अस। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या अपना परसेप्शन बना रखा है हमारे बारे में। तो ये इन सब चीज़ों से सेल्फ इमेज बनती है हमारी। नाउ आइडियल सेल्फ इज इट इज़ हु वुड लाइक टू बी, फॉर एग्जाम्पल आर गोल्स, एम्बिशंस एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, आपके गोल्स हो सकते हैं, आपके एम्बिशंस, आपकी सिचुएशन, आपकी फीलिंग, कुछ भी हो सकता है। ये आइडियल सेल्फ जो आपको चाहिए इन फ्यूचर, जो आप अपने आप को उस चीज़ में देखना चाहते हो, वो है आइडियल सेल्फ। ये सिचुएशनल फैक्टर होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कई बार होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे वहाँ जाना है, नहीं नहीं मुझे वहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक तरीके से सिचुएशनल फैक्टर होता है। नाउ कार्ल रोगर्स व्यू द चाइल्ड एज हैविंग 2 बेसिक नीड्स। कार्ल रोगर्स बोलते हैं बच्चे की 2 बेसिक नीड्स होती हैं, एक होता है सेल्फ वर्थ और एक होता है पॉजिटिव रिगार्ड्स। अगर इनको ये दोनों ही चीज़ मिल जाती हैं टाइम टू टाइम और एक्चुअल पूरे मात्रा में, तो जो उसका सेल्फ इस्टीम होगा, जो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी, वो बहुत अच्छी होगी, अच्छे से सेल्फ एक्चुअलाइज वो अपने आप को कर पाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव रिगार्ड्स। पॉजिटिव रिगार्ड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। सबसे पहले है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। इसमें क्या होता है, इसमें कोई शर्तें नहीं होती, बच्चे को लेके कोई भी शर्त नहीं रखी जाती कि अगर तुमने बदतमीज़ी से बात की है तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उससे समझाया जाएगा कि बच्चे, अगर तुम ऐसे बदतमीज़ी से बात करोगे तो ये गंदे बच्चे ऐसे बात करते हैं, तो तुम उसी कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाओगे। उसकी डीमेरिट्स उसको गिनवाओ, इस बिहेवियर की डीमेरिट्स। अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चे को समझाते हैं विदाउट एनी कंडीशन, तो बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। उसे समझ में आता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो बच्चा वो चीज़ रिपीट करेगा नहीं खुद ब खुद। तो इसीलिए। और कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स में क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर को लेके हर एक चीज़ पर उसकी कंडीशन लगा दी जाती है, तो इससे जो उसका सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो हो जाता है और अपने पेरेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट हो जाता है, पेरेंट्स पे या किसी भी अदर पर्सन पे अपने डिसीजंस को लेके। और दूसरी तरफ जो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स हैं, जिनको अनकंडीशनली पॉजिटिविटी मिली हुई है, वो बच्चे क्या होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत निखर के आती है, क्योंकि जो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स है वो शुरुआत से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वो खुद समझते हैं। और कंडीशन में वो सिर्फ कंडीशनिंग करते हैं कि अगर मैंने बिहेवियर रिपीट किया तो मेरे साथ ये होगा, तो इसीलिए मुझे ये नहीं करना। इसीलिए इनका जो सेल्फ एस्टीम होता है बहुत लो होता है, और जो इनकी डिसीजन वाली पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो बहुत ही लो होती है। हर किसी चीज़ पे वो डिपेंड हो जाते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स पे, चाहे अपने गार्जियन पे, कि उनको क्या डिसीजन लेना है। किसी भी चीज़ में वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव रिगार्ड्स में 2 पार्ट्स थे। अब आता है सेल्फ वर्थ। हाई सेल्फ वर्थ हैज़ कॉन्फिडेंस, ओके, and positive feelings about himself or herself. She or he accepts failure and unhappiness at times, but she faces confidently. जिसका सेल्फ वर्थ हाई होगा, वो क्या होता है, उनको पता होता है कि जो उनकी लाइफ है वो दोनों तरीके की होगी, खुश मिजाज भी होगी और दुखों से भरी भी होगी। तो जब उनके सामने दुख आएंगे तो वो दुखी नहीं होंगे कि मेरे सामने दुख क्यों आया, खुशी क्यों नहीं आई। उस चीज़ को हैप्पीली और कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को फेस करेंगे। बट जिसका सेल्फ वर्थ लो होगा, वो हिल जाएंगे उस पर्टिकुलर दुख में। जब भी उनके सामने दुख आएगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार बनते हैं। लेकिन जिनका सेल्फ वर्थ हाई होता है वो उस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर लेते हैं। तो ये होना, सेल्फ वर्थ जो है आपका हाई ही होना चाहिए। अब आता है फिर से लास्ट टॉपिक हमारा पॉजिटिव रिगार्ड्स। हमने पॉजिटिव रिगार्ड्स के बारे में पढ़ा भी था। अब इसकी 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो 2 स्टेट हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट स्टेट और एक इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट। Positive regard is the basic acceptance and support of a person regardless of what the person says or does। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान कुछ भी करे या कुछ भी कहे, लेकिन हम उस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट करते जाएंगे, उसको जज नहीं करेंगे, उसको टोकेंगे नहीं। स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ओके, अब हम इसके स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉन्ग्रुएंट स्टेट। कॉन्ग्रुएंट स्टेट क्या है? For achieving self-actualization, a person must be in equilibration with his ideal self and self-image। इसमें क्या होगा, जो आपका सेल्फ इमेज है और आपका जो आइडियल सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रखा हुआ उन्होंने एक दूसरे को।
ठीक है, इस तरीके से ये होगा आपका कॉन्ग्रुएंट स्टेट। मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि यानी कि जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल यानी कि एक दूसरे को इतना ओवरलैप कर रखा है कि डिफरेंस करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तब आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली फील्ड पे पहुंच जाते हैं। इसके अब पॉइंट्स होंगे, ऊपर होंगे आई थिंक, यस ये रहे, ये कॉन्ग्रुएंट स्टेट के पॉइंट्स हैं। द सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू द आइडियल सेल्फ, ओके, देयर इज अ मोर ओवरलैप, ओके, this person can self-actualize, okay. Now the development of congruence is dependent on UPR, right? इस पे डिपेंड करेगा. Now the state of congruence is essential for achieving self-actualization. यही स्टेट ज़रूरी है, essential है आपका self-actualization attain करने के लिए या achieve करने के लिए. अब आता है incongruent state. ये incongruent state ये इससे अपोजिट है. A person's ideal self may not be consistent with what actually happens in life and experience of the person. Therefore, difference may exist between a person's ideal self and actual experience, and this is known as incongruency. मतलब डिफरेंस होना, आप एक्चुअल में कुछ और हो लेकिन आपको बनना कुछ है, कहीं ना कुछ कॉमन फैक्टर तो होगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ. ये बहुत ज़्यादा अपोजिट है, बहुत ज़्यादा इनमें गैप आ जाता है कि एक दूसरे को अचीव कर ही नहीं पाते. अगर ऐसा कुछ है तो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाते लाइफ टाइम भी. द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द अदर आइडियल सेल्फ, देयर इज ओनली लिटिल ओवरलैप. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल बी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो अटेन करना. तो इसी के साथ हमारी थ्योरी ख़त्म हुई. अब लास्ट में हम इसके कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं. It emphasizes on internal consistency of human nature. जो ह्यूमन नेचर का इंटरनल कंसिस्टेंसी चलती है उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ज़्यादा फोकस किया गया है. इट स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ऑफकोर्स इस पर पूरा का पूरा इस थ्योरी का फोकस कहाँ था, आपकी ग्रोथ पे और जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस पर. This theory gives a unique interpretation of human potential, that how a human recognizes their potential and behave accordingly. यानी कि मतलब इस थ्योरी ने एक यूनिक इंटरप्रिटेशन दी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता है कि इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है और उसके हिसाब से वो किस तरीके से बिहेव करता है. तो चलो ये थ्योरी हो गई हमारी बिल्कुल कंप्लीट, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करना ज़रूर, तो आपको पक्का अच्छे से याद हो जाएगा. वैसे तो बहुत इजी थ्योरी है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना. चाहे बेशक आप वीडियो को रिपीट करें तो उसको सिर्फ हेडिंग देख लेना या साथ में नोट्स बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, और जब अटैम्प्ट करें तो हो सके तो फिगर ज़रूर बना देना, जैसे कि कांग्रेस और इनकांग्रुएंट स्टेट में जो फिगर मैंने बनाए थे इस तरीके से ओवरलैपिंग वाला, तो बहुत अच्छा होगा. और आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और यस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.